हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की बुक संख्या 1 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें दो चीज़ों के बारे में मेन फोकस किया गया है। पहला है यूएसएसआर, दूसरा है यूएसए यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ इसी शीत युद्ध के कारण से स्टार्ट हुई। ये इसका चरम बिंदु है। तो ये हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दे कि शीत युद्ध होता क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, ये 1945 के काल से कब तक चला। ये सारे ओवरऑल डिटेल आपको इस चैप्टर में दिया जाएगा, और जो भी कुछ मिस रह जाएगा वैसे रहेगा नहीं, अगर रह जाएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं कि शीत युद्ध का दौर, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, शीत युद्ध का मतलब ही होता है, ले चलते हैं आपको। शीत युद्ध से अभिप्राय है कि एक युद्ध की ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध होने की संभावना तो बनी रहती है लेकिन युद्ध होता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। नॉर्मली भाषा में कहें तो शीत युद्ध एक से अभिप्राय है कि युद्ध की स्थिति का संभव होना परंतु युद्ध का ना होने की प्रक्रिया को हम शीत युद्ध कहते हैं, और इसकी स्टार्टिंग 1945 से 1989 तक माना जाता है। जो भी बुक में रह जाएगा वो मैंने अलग से कुछ बनाए हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, उसके लिए सहायक होगा। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रो पार्ट आपको दे दें कि इस अध्याय पूरी तरह से एक पुनर्गठित प्रस्तुत करता है शीत युद्ध के अंत को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत में देखा जाता है। ये लोग आप लोग छोड़ दो, मेन इसमें क्या है जो आपके काम की बात है। देखिए, शीत युद्ध के केंद्र में किस प्रकार दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व था। आपको मैंने पहले बताया कि जैसे ही शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ 1945 से, तो उसी टाइम पीरियड से अमेरिका और सोवियत संघ आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए, विरोधी हो गए। तो इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि शीतकालीन के जो समस्थलियों पर भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष ने इन दोनों महाशक्तियों को टक्कर देने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बारे में आप लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे और बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसमें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको आप बोलते हो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला क्या है, जो आपका यूएसए है, दूसरा यूएसएसआर है यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, और गुट निरपेक्ष, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसे आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये क्या है, अमेरिका का ध्वज है। दूसरा क्या है, ये जो पाकिस्तान की तरह दिख रहा है आपको चांद की तरह, ये आपका है सोवियत संघ। लिखा भी हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ, पहला या दूसरा। पहला भी इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपरोक्त चित्र में दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की ओर इशारा करता है। अब जो ये सारे जो है 1945 में आपको पता है क्या हुआ था, 1945 तक का हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और जो फर्स्ट था 1914 से लेकर 1918, और जो सेकंड है 1939 से लेकर 1945। अब ये बात आती है शीत युद्ध की। तो शीत युद्ध को दो भागों में बांटा गया था, जो हम कह सकते हो आप जो विश्व युद्ध का एक चरम बिंदु कहा जाता है, आखिरी पॉइंट का, आखिरी बिंदु का। उसमें दो गुट था, आपका मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। आपको हिंट दे दूं, आज जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसमें ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 1945 से माना जाता है। इसमें दो भाग बटे हुए थे, आपका सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस, ये तीन अधूरे राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली। एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को, पहले ये लोगों को एक नाम से जाना जाता था, मित्र राष्ट्र। आज क्या है, और पहले इनको भी सेम इसी नाम से जाना जाता था। तो आज क्या है, सभी लोगों का अलग अलग क्या है, इंडिविजुअली पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है। लेकिन अब पहले के मुकाबले ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्या है, पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि अब सारे ये लोग व्यक्तिगत हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और एक बात और, ये मैंने बुक से ही छाट के बनाए हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर आप लोग इसको समझ लेते हो। मैं आपको जो भी रह जाएगा बुक में भी नोटिफाई करवाऊंगा, वो आप लोग देख लेना। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं। शीत युद्ध आपको बता दिया होता कि युद्ध की स्थिति जो बनी रहती लेकिन युद्ध होता नहीं है। दूसरा क्या, अब ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो 1945 के दौरान ही घटी।
पहला है शीत युद्ध की शुरुआत, आपको पता है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद ही शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। और शीत युद्ध किन के बीच में हुआ? खास तौर पे महाशक्ति यूएसए और यूएसएसआर। क्लियर है? दूसरा है यूएसएसआर का मतलब जहां पे भी आ जाए तो आपको समझ लेना है सोवियत संघ, आज का रूस जिसको आप बोलते हो। यूएसए का अस्तित्व में आना है क्योंकि इससे पहले तो क्या था, वो दोनों एक थे, मतलब मित्र राष्ट्र के नाम से जानते थे। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनी पहचान बनाने के लिए सब लोग आपस में लड़ पड़े और अलग हो गए। उसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, आपको पता है 1945 में हिरोशिमा नागासाकी, ये कहाँ पर है आपको पता है? जापान। जापान के ये दो शहर है जहां पर अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? अटैक किया गया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को किया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। दोनों 1945 की घटना है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अमेरिका ने इन दो शहरों पर बमबारी क्यों की, क्या कारण था? तो पहला कारण तो आर्थिक क्या करना था, मजबूती को राह पर लाना था। दूसरा क्या है, अपने प्रशासनिक विस्तार को बढ़ाना था और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान पर कब्जा। अभी भी आप देख लो, मॉडर्न एज में देख लो, आधुनिक काल में देख लो, तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में अव्वल है। जैसे होंडाई, ये सारे क्या हैं आपकी, टाटा मोटर्स, ये कहाँ की है आपकी? जापान की है। चलते हैं महाशक्ति बनने की होड़। यहीं से 1945 ही ऐसा काल है जहां से सभी लोग अलग होकर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बनाना चाहते थे, प्रभाव छोड़ना चाहते थे। अब मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग वीडियो होने से पहले कि नेम यानी कि गुटनिरपेक्ष का गठन हुआ और यही एक ऐसा देश, ऐसा संगठन बना जिन्होंने क्या किया था, इन दोनों को चुनौती दी थी। अब ये क्लियर है यहाँ तक? ये सारी घटनाएं आपको बुक में भी देखने को मिलेगी। वो सारे अलग अलग दे रखा है, इसमें सारे नहीं दे रखा आपको, लेकिन ये क्या है, अलग अलग मैंने आपको नोटिफाई करके बतवाया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेन सिस्टम आता है, क्वेश्चन आता है क्यूबा मिसाइल संकट से आप लोग क्या समझते हैं, 3 नंबर में या 4 नंबर में? बुक में अगर बुक का अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसलिए अब टाइम की सेविंग करते हुए मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिसके थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो बुक की ओर देखते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 के अप्रैल महीने में सोवियत संघ के नेता ने इस चिंता में मतलब क्या पता चलता है कि 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट की स्थिति पैदा हो गई और ये हुआ अमेरिका साम्यवादी द्वारा क्यूबा पर हमला न कर दे और वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। अब क्या है, साम्यवादी, यानी कि साम्यवादी कौन लोग हैं आपको पहले तो नहीं बताया, अब बताता हूँ, सॉरी उसके लिए। जो सोवियत संघ है वो कौन सी विचारधारा पे आधारित है, साम्यवादी, और जो आपका अमेरिका है वो क्या है, पूंजीवादी विचारधारा पे बेस्ड है। तो अब सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर को क्या चिंता सता रही थी कि भैया जो क्यूबा है ये कहाँ पर है, अमेरिका का एक सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, तो जाहिर सी बात है प्रभाव किसका होगा, अमेरिका का होगा। तो वही सोवियत संघ वाले को ये डर लग रहा था कि अमेरिका उन पर हमला ना कर दे। तो अब बात करते हैं, और एक और बात, राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्ट्रो, ये आपके क्यूबा के हैं, ये अमेरिका के नहीं है। और अमेरिका के उस टाइम पे थे जॉन एफ कैनेडी, आगे आएगा अगर दिया होगा तो। क्यूबा देखो, क्यूबा अमेरिका के तट से एक छटा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का झुकाव सोवियत संघ की ओर था। इसमें आपको पूरा मैं निचोड़ बता देता हूँ क्या मतलब है क्यूबा मिसाइल संकट का। जैसे देख लो, पहले कब स्टार्ट हुआ, 1961 में। यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे, जॉन एफ कैनेडी। और जो नेता आपको बताया, जो ये शुरू में नेता है सोवियत संघ के, निकिता क्रुश्चेव, ये नाम याद है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। सीरियस लेकर मत करना यार, मजे में करना, हो जाएगा। तीसरा क्या है, क्यूबा पर यूएसएसआर द्वारा कब्जा, फिदेल कास्ट्रो पर क्यूबा का राष्ट्रपति। आपको पता है ये सारी चीज़ें। अब देखो ओवरऑल क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिस पर अमेरिका भी कब्जा करना चाहता था और दूसरी ओर आपका सोवियत संघ भी। लेकिन इसमें आखिरकार जीत किसकी होती है, सोवियत संघ की, क्योंकि बाद में वो उस पर कब्जा कर लेता है। अब मेन कारण क्या है कि अमेरिका को ये डर लग रहा था कि ये जो नेता है निकिता क्रुश्चेव यानी कि सोवियत संघ, वो क्यूबा पर अटैक करके वहाँ की सारी चीज़ों को अपने हैंड ओवर ना कर ले, अपने नियंत्रण में ना कर ले।
इसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जो सोवियत संघ के नेता है निकिता क्रुश्चेव 1962 में, जैसे आप लोग देख सकते हैं 1962 में क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिसके कारण से अमेरिका को ध्वस्त किया जा सके। और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति उस टाइम की, वो किससे डरने लग गया था? आपका सोवियत संघ से। तो ये पावर किसके पास आ गई थी? सोवियत संघ के पास। अब जैसे ही अमेरिका को डर क्यों लगने लग गया था? क्योंकि ये सारे परमाणु हमले वहां पे करने वाला था और परमाणु सैनिक अड्डे भी वहां पे स्थापित किए थे, तैयार कर रखे थे। तो जैसे ही परमाणु अटैक वहां पे करवाया गया किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। तो ये भनक अमेरिका को तुरंत नहीं लगी, लगभग 2-3 सप्ताह के बाद उसको भनक लगी। लिखा भी हुआ है, सप्ताह के बाद उसको पता लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्यूबा का नहीं है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। और उसके सलाहकार ऐसा कोई कदम करने से बच रहे थे जिससे कि देशों के बीच में परमाणु युद्ध ना हो जाए। अब देखो, जाहिर सी बात है यार, आप किसी के घर को जलाओगे तो जाहिर सी बात उसका कोई बस निकलता है तो वो आपके घर को जलाने की कोशिश करेगा। सेम वही कंडीशन आपको अप्लाई करना है कि अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से हिचकिचा रहा था, डर रहा था कि अगर कोई भी वो नेगेटिव कदम उठाता है, नकारात्मक सोच को अंजाम देता है, तो सोवियत संघ उस पर अटैक करके सारी चीज़ों को ध्वस्त कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इसलिए, और लास्ट में क्या है, जो निकिता क्रुश्चेव है, निकिता क्रुश्चेव ने उसको सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया और अपने जहाजी बेड़ों को कहाँ मोड़ लिया? क्यूबा की तरफ। क्यों? क्योंकि ये क्यूबा है वो एक व्यापारिक समुद्री मार्ग जगह के बीच में पड़ता था, इसलिए सभी लोग वहां से क्या करना चाहते थे? नियंत्रण करना चाहते थे, ताकि सभी का समुद्री मार्ग का जो व्यापार है वो बिल्कुल सरल हो सके। लेकिन ये अमेरिका की बात ना मान करके वहां पर अटैक करके उसको अपने नियंत्रण में कर लेता है। इसी को ओवरऑल क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है कि इसमें अमेरिका का एक सटा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है जिस पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों कंट्रोल करना चाहता है। और ये जो आपका है, लास्ट में किसकी जीत होती है? सोवियत संघ की, यानी कि यूएसएसआर, यानी कि जो अब क्या बोला जाता है वर्तमान में उसको? रसिया। अब आगे चलते हैं, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है यार, स्ट्रेस लेके मत करना। अब वही चीज है, देखो बुक में भी है, बुक आपको साथ साथ बुक का भी दिखाते हुए चल रहे हैं, बताते हुए चल रहे हैं, ताकि कुछ मिस ना हो जाए और जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए आपको मिल पाए। तो शीत युद्ध क्या है? वही चीज़ें यहाँ पर है, मैंने नोटिफाई करके लिख रखा है आप लोगों के लिए, ताकि बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। शीत युद्ध आपको पता है 2 गुटों में बटा हुआ था, 2 खेमों में बटा हुआ था, 2 घेरों में बटा हुआ था, कह सकते हो आप। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, मैंने आपको पहले ही बताया। मित्र राष्ट्र में पहले अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस, ठीक है। आज क्या है? सब अलग अलग है। क्यों अलग है? ताकि कोई भी अगर पार्टनरशिप में काम करता तो उसको इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत जो है पहचान नहीं मिल पाती। तो इसलिए इन्होंने सोचा 1945 के बाद क्यों ना हमें अपना एक साम्राज्य अलग से खड़ा करना चाहिए, जिसके कारण से लोग हमें खुद की वजह से जाने। वहीं दूसरी तरफ जापान, जर्मनी और जो इटली है, उन्होंने भी क्या किया था? अब अलग हो गए। पहले तो एक थे, लेकिन इन पर अटैक होने के कारण ही क्या हुआ था? ये लोग बिखर गए, ध्वंस हो गए। लेकिन तारीफ बनती है किसकी? जापान की। क्यों बनती है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा इस पर अटैक किया गया था, परमाणु हमले करे गए थे या गिराए गए थे, जिससे कि यहाँ पे आज भी देखने को इसका प्रभाव मिलता है। कैसे? क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो हैंडीकैप पैदा होते हैं। और इससे बड़ी बात उभर करके ये आज दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंट्री के रूप में शीर्ष पर है। जैसे ये टेक्नोलॉजी के मामले में है तो ये आपका वेपन यानी कि हथियार, जर्मनी हथियार के रूप में, और फ्रांस भी इसका सपोर्टर है, ठीक है। चलते हैं हम अब 2 ध्रुवीय विश्व। बुक में देखो, एक बात बता दूं आपको, जो मैंने आपको नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में बताया, ये आपको कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। जो मैंने लिख रखा वो सारी चीजें इसमें है, बस आपको पढ़ोगे तो आपको डीपली लगेगा। ये हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर बम गिराया गया, जिससे जापान को झुकना पड़ा और वहां पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है। ये देखो, अब आता है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ का मतलब क्या है कि 1945 में 2 कंट्री आपस में कॉम्पिटिटर हो जाती है, प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है, जैसे आपका सोवियत संघ और अमेरिका।
लिखा भी हुआ है, फिर मैं आपको नोटबुक की तरफ ले चलूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। दोनों महाशक्तियां दोनों विभिन्न भागों पर प्रभाव दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। मतलब सब ये चाह रहे थे कि भैया हमें नंबर 1 बनना है, हमें नंबर 1 बनना है। ऐसा कौन सोच रहे थे? अमेरिका और सोवियत संघ। इसमें दो गुटों के बीच साफ तौर पर बट गया था। ऐसे में किसी एक का रास्ता अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति संबंध बनाए रखना महाशक्ति गुटों के लिए प्रभाव से बच सके। देखो, अब मैंने आपको बताया था गुट निरपेक्ष। अब कंडीशन तो ये भी है कि जो कंट्री भैया इन दोनों में शामिल नहीं होना चाहती, वो एक अपना पहचान अलग से बनाना चाहते हैं और वो लोग गरीब हैं, तो उनके लिए एक रास्ता होना चाहिए। उसके लिए एक आता है गुट निरपेक्ष देश। गुट निरपेक्ष देश का मतलब जिसको नेम के नाम से जानते हो आप, उसको तीसरी दुनिया भी बोलते हैं। तो वो चीज़ें अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है, आपका इसमें आता है USA और USSR। अब यहाँ से इनके बीच में युद्ध शुरू होता है। युद्ध का मतलब क्या है? कंपटीशन शुरू होता है कि दो ध्रुव। अब इसके अलावा आपको दिख रहा है कि जो सोवियत संघ है और अमेरिका है, इनके अलावा कोई और कंट्री थी अस्तित्व में? नहीं था तो इनसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, ना के बराबर। आपके पास 100 रुपये हैं, उसके पास लगभग 2-3 रुपये, तो वो आपके लिए हमेशा अंडर में ही काम करेगा। तो वैसी सिचुएशन थी इन दोनों के सामने बाकी देशों के मुकाबले। अब आते हैं कि इन दोनों ने किस तरीके से विश्व पर अपने डॉस जमाने की कोशिश की, प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। नाटो की बात करते हैं। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है अमेरिका के द्वारा जो बनाया गया 13 अप्रैल 1949 को। और ये नाटो क्या है? ये बच्चे 1-2 नंबर में पूछ लेता है आपका फुल फॉर्म, तो ये करना मैंडेटरी हो जाता है, नेसेसरी है। सिंपल है, नॉर्थ, एन से ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है, जिसमें कितने कंट्री शामिल है? 12। अब ये नाटो की खास बात क्या थी? 12 तो कंट्री है, लेकिन कोई और कंट्री, सपोज करो USSR यानी कि सोवियत संघ ने इस पर अटैक कर दिया किसी एक कंट्री पर, 12 में से किसी एक पर, तो इनकी खास बात ये थी कि अगर किसी एक पर अटैक होता है तो ये एक पर ना मान के अपने 12 पर हमला मानेंगे और 12 मिल करके इससे बदला लेंगे। बस ये है आपका। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका ने क्या किया था? नाटो का निर्माण किया, तो इसका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना इससे मुकाबले करने के लिए। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है। तो साम्यवादी और पूंजीवादी। तो अब नाटो के विरोध में इसने भी एक संधि तैयार की, एक संगठन बनाया जिसको आप क्या बोलते हो? वार्सा पैक्ट। इनका मेन मकसद क्या था कि जितने भी नाटो के कंट्री है वो पूर्वी यूरोप में जो एंटर हो रहे थे उनको एंटर होने से रोकना था। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूरोप, ये सारी लड़ाई के बीच क्या था? यूरोप बीच में था। सब लोग इस पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि यूरोप पर जिसने कब्जा कर लिया वो महाशक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, यूरोप क्या है? तो यूरोप 2 भागों में बटा हुआ था आपका, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी जहाँ पर आ जाए आपको वो समझ लेना है कि ये भैया विकसित कंट्री की बात हो रही है, डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है। और पूर्वी आ जाए तो उसमें अंडर डेवलप्ड भी होगा, डेवलपिंग भी हो सकता है, ना के बराबर डेवलप्ड होते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये 2 भागों में बटा हुआ था। और एक बात और बता दूं, कंट्री 3 टाइप की होती हैं, देश 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका डेवलप्ड, दूसरा होता है डेवलपिंग, तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड, यानी कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। हमारा भारत किस पे है? डेवलपिंग है। वो किसकी ओर होने की कोशिश कर रहा है? डेवलप्ड। ठीक है, अब हो गई नाटो और वार्सा की बात। अब आता है सीएटो और सेंटो। भैया क्या है? और ये यूएसए के द्वारा अपनाई गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, यूएसए के द्वारा। यहाँ पे वार्सा की बात नहीं की जा रही, यूएसएसआर की बात नहीं की जा रही, ये पार्ट अलग है। अब सीएटो सेंटो है क्या? सीएटो और सेंटो का फुल फॉर्म पूछ लेता, आप लोग देख लेना। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण पूर्वी और दक्षिणी एशिया पर नियंत्रण हेतु। अब इन्होंने इन 2 संगठनों का निर्माण इसलिए किया ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज या क्षेत्रों पर अगर यूएसए कंट्रोल करेगा तो वहाँ से वो उसके माध्यम से इस पर अपना वर्चस्व बढ़ा सकेगा। अगर इन्होंने सीटो और सेंटो का निर्माण किया तो इसके बदले में ये भी क्या करता है? ईरान, इराक और जो बोलते हो वियतनाम, इन सबसे दोस्ती करता है और हाथ बढ़ाता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि यूएसए ने किसके पूर्वी एशिया यानी और पश्चिमी एशिया के साथ क्या किया था? संबंध बनाए थे, जिसको आप क्या बोलते हो? सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा क्या है?
सेंटो, इसने ये बना लिया। जैसे नाटो इसने बनाया था अमेरिका ने, तो इसने क्या बना लिया था, वारसा। वैसे ही इसने सीएटो सेंटो बनाया, तो इसने किसके साथ दोस्ती कर ली, ईरान, कोरिया और वियतनाम। और ये आपको पता है यहाँ पे क्या है, तेल संसाधन की काफी ज्यादा बढ़ोतरी मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? आपको चलो बुक में भी दिखा दे तो इसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों की कि ऐसी जो प्रक्रिया है ये कुछ अलग से नहीं है, आपकी बुक में ही है। और एक बात और बता दूं इससे पहले कि जैसे आपको नाटो में बताया, नाटो के जो सदस्य हैं वो 12 कंट्रीज थी। नाटो जो येलो वाला आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्वे हो गया, ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम और लग्जमबर्ग हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली, ये सारे क्या हैं, आपके नाटो है। और वारसा वाले ये आपके जो लाइट रेड है, जिसको बोलो आप कुछ भी बोलो समझने के लिए, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ये आपको तो बुक में देख के याद करने पड़ेंगे। अभी बात कर रहे थे हम सीएटो सेंटो, ये देख लीजिए आप लोग। इन गठबंधनों को पूर्वी एशियाई संगठन कहा जाता है। साउथ ईस्ट एशियन अगर आप हिंदी में बोलो तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन कहते हैं। और इसको सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, संधि संगठन कहा जाता है। जवाब में सोवियत संघ की सत्ता साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र देशों में उदाहरण के लिए वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। मैंने आप लोगों को कहा था बच्चे, एक बात और इसमें एक आया है कि गठबंधन से आप लोग क्या समझते हैं, देखना इसमें अभी दे रखा होगा कि गठबंधन पूछ लेता है, गठबंधन से आप लोग क्या समझते हैं। तो इसमें आपको गठबंधन फेरो वाला सिस्टम नहीं समझना है। गठबंधन का मतलब होता है जब एक दल दूसरे दल के साथ हाथ मिलाती है। मतलब यहाँ पे दल का मतलब क्या है, एक कंट्री। तो एक कंट्री अमेरिका था, सीटे सेंटर के देशों के साथ हाथ मिलाया। और ये जो सोवियत संघ है इसने इराक, उत्तरी कोरिया और आपके वियतनाम के साथ हाथ मिलाया। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आप लोगों को वारसा पैक्ट बताया था ये रहा, वो दे रखा है। अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संधि, जो 12 देश, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी इसमें। इसलिए मैंने बुक में भी दिखा दिया आपको, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए, और नोटबुक में भी है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बढ़े आगे। अब एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से। अगर ऐसे 1 में आप जैसे एग्जाम के लिए बैठो तो मोस्ट प्रोबेबली 80 से 90% ये होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से करना है। 2-3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको मिनिमम डालने हैं जिससे कि आपको मार्क्स मिले। अब बताते हैं कि जो छोटी महाशक्तियाँ होती है, बड़ी महाशक्तियों के साथ संबंध क्यों रखना चाहती है, या बड़ी महाशक्तियाँ छोटी के साथ क्यों संबंध रखना चाहती है, ये आपको घुमा करके टिटोल करके पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आपको बुक में भी दे रखा है पैराग्राफ के तौर पे, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के नजरिए से। अब वो ऐसे 4 कारण क्या है कि भू संसाधन और तेल के लिए, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया और हमसे जो गरीब देश है, हम उनके साथ संबंध क्यों रखना चाहेंगे? अगर कुछ हमारा इसमें फायदा होता है तभी तो हम संबंध रखेंगे, और उनका भी फायदा हो रहा है जब भी वो हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अफ्रीका मान लो कि हमसे काफी ज्यादा क्या है, वो भी डेवलपिंग है, तो आप उसको मान लो कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है, तो भारत उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर भारत को भी वहां पर कुछ संसाधन को रखना है जैसे तेल और खनिज, तो वो उसके लिए भंडार को रखने के लिए जगह प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या है, भू क्षेत्र। भू का मतलब जमीनी, क्षेत्र का मतलब एरिया, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं कुछ सीमित क्षेत्र। तो जहां से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने हथियारों को भी रख सकते हो, अपने सैनिक को भी वहां पर तैनात कर सकते हो, ताकि वहां से दुश्मनों की निगरानी की जा सके। तीसरा क्या है, सैनिक ठिकाने, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सैनिक और आपके इसके साथ में सैनिक का मेन क्या होता है, बंदूकें, जिसको आप क्या बोलते हो, हथियार। और आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता का मतलब क्या है, जो छोटी मोटी महाशक्तियां हैं उनको बड़ी महाशक्तियों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगर आपको 4 में से 4 मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे डिट्टो नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यही लिख दोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, नहीं ऐसे मिलोगे तो आपको 1.5 नंबर भी नहीं मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा। अगर आप इसको डिफाइन करते हो कि महत्वपूर्ण संसाधन, उसमें क्या क्या चीजें आती, क्यों, कहाँ, किस लिए करते हैं, वो सारी चीजें करोगे तो आपको 4 में 4 100% मिलेंगे। ठीक है, ये श्योरिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब गुट निरपेक्ष
की बात करने से पहले आपको दो क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने सोचा बुक में है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और आपको क्लेरिफाई हो पाएगा। एक मिनट ढूंढते हैं। ये देखिए, नियो, आपको स्टार्टिंग में बताया था न्यू इंटरनेशनल ट्रीटी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप बोलते हो नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब बात आती है कि ये संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, तो जाहिर सी बात है जो लोगों के पास रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए चीज़ें नहीं है, संसाधन नहीं है, उनकी पूर्ति करने के लिए ये एक संगठन बनाया गया। और इसकी मंजूरी किसने दी थी? आपकी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जो चीज़ों को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए ऑर्डर करता है। शीत युद्ध के दौरान भी गुटनिरपेक्ष देश सिर्फ मध्यस्थता करने वाले पर निर्भर नहीं थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल ज्यादातर देखो, आपको बताया था जो गुटनिरपेक्ष देश थे उसमें अधिकतर कौन से देश शामिल थे? नौ स्वतंत्र जो नए नए आज़ाद हुए थे, जैसे कि हमारा भारत भी हुआ था, अफ्रीका, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सारे। उसके बाद अब जो ये पॉलिसी है, जो नियो की पॉलिसी है, वो यूएनओ के द्वारा लाई गई। तो जाहिर सी बात है वो किसके द्वारा, रेफरेंस के तहत लाई गई? आपके अंकटाड। अंकटाड उसका एक पार्ट है, सदस्य हैं जिसको आप बोलते हो। इसमें क्या है, अंकटाड की फुल फॉर्म पूछ लेता है वो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ये 1972 में हुआ था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 1972 में एक पॉलिसी लाई गई अंकटाड के द्वारा, टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, नीचे दे रखा होगा ये रहा। और इसमें क्या बातें की गई थी कि जो देश जिसके पास रहने को जगह, खाना और पीने को पानी नहीं है, उनको ये चीज़ें मुहैया कराई जाए। किसके माध्यम से? नियो के माध्यम से। अब इसमें जो ये रिपोर्ट है 1972 में 4 चीज़ें सिफारिश की गई थी कि 4 चीज़ें पर बल दिया जाएगा। किसके हित में? गरीबों के हित में, अल्प विकसित देशों के हित में। पहला क्या है, जो अल्प विकसित देश है उनका प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा जिनका उपयोग पश्चिमी विकसित देश करते हैं। कुछ याद आ रहा है? पश्चिमी देश जो विकसित हो चुके हैं, जैसे क्या मतलब है इसका कि जो चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे सपोज करो जिस भी कमोडिटीज यानी कि वस्तु का इस्तेमाल आपके अमीर करते हैं वैसे ही अल्प विकसित यानी कि गरीब देशों के लोग करेंगे, पहला। दूसरा क्या है, अल्प विकसित देश पश्चिमी देशों के बाजार तक पहुंच सकेंगे, वो अपना सामान बेच सकेंगे और गरीबों के लिए व्यापार लाभदायक होगा। कि अमीरों की जो मार्केट है वहां तक गरीबों की पहुंच होगी, वहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को उतारेंगे और उनको सेल करके क्या करेंगे, लाभ कमाएंगे। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, अल्प विकसित देशों द्वारा पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी में कमी होगी। जैसे क्या है कि मेरे पास सपोज करो मुझे 2 रुपए हैं और बाहरी कंट्री से मुझे टेक्नोलॉजी मंगवाना है, और टेक्नोलॉजी सपोज करो 4 रुपए की होगी तो मेरे पास 2 रुपए कम पड़ेंगे, तो मैं ऑटोमेटिक इसको डिनाई कर दूंगा, मना कर दूंगा। वहीं अगर ये चीज़ें मुझे 1 रुपए में मिलती है तो मैं उसको क्या करूंगा, भारत मंगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें लागत कम होगी और इसमें मेरा बेनिफिट भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी अल्प विकसित कंट्री हैं जो डेवलपिंग होने की कोशिश कर रही है, तो उनको जो बाहर से चीज़ें मंगाई जा रही है उसका रेट कम होना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट कमा सके। चौथा क्या है, अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। जैसे कि पहले अल्प विकसित जो देश होते थे वो किसी को सलाह नहीं दे सकते, मशवरा नहीं कर सकते, अपने विचारों को नहीं रख सकते थे, लेकिन अब ये पॉलिसी आने के बाद, नियो के आने के बाद, अब यूएनओ जैसे आईबी, उसके बाद डब्ल्यूबी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ में भाग ले सकेंगे। और आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो क्या करता है, देशों को लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके तहत अपील किया गया था? आपके अंकटाड, टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब बात करते हैं जो गुटनिरपेक्ष देश। अब जो गुटनिरपेक्ष देश है, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था शुरुआती में, क्योंकि यही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसके लिए, अमेरिका और सोवियत संघ के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी नए कंट्रीज थी, नई कंट्री जो आज़ाद हुए थे तुरंत, उन्होंने गुटनिरपेक्ष में शामिल हुआ था इनके मुकाबले, यूएसए और सोवियत संघ में जाने के मुकाबले।
अब आता है कि गुटनिरपेक्ष है क्या। तो गुटनिरपेक्ष एक ऐसा देश है जिसमें 9 स्वतंत्र देश ही शामिल थे, जिसको आप तीसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं, नैम। फुल फॉर्म इसकी बात कर लेते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसमें सबसे पहले थे भारत की ओर से नेतृत्व किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका काल 1947 से लेकर 64। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे, घाना के वामे नक्रूमा, अब्दुल नासिर आपके मिस्र के थे, सुकर्णो इंडोनेशिया के थे। ये ऐसे 5 नेता थे अपनी कंट्रीज के जिन्होंने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष देशों में लोगों की भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका क्या था, एक सबसे ज़्यादा उपनिवेशिक कंट्री थी। उपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, उपनिवेश का मतलब सबसे पहले आप लोगों को समझना जरूरी होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या मतलब है इसका। उपनिवेश का मतलब होता है जैसे किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, तो उसको हम उपनिवेश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलोनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आना चाहिए, अफ्रीका तो है ही, ये तो सबसे पुराना है। दूसरा क्या है हमारा, इंडिया। इंडिया एक उपनिवेशवाद कंट्री था, उपनिवेशी कंट्री था। किसका, अंग्रेजों के गुलाम रहे थे हम लगभग 250 वर्षों तक। अब क्या है, कब से, 1600 BC से, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो अमेरिका और सोवियत संघ का जो बढ़ता प्रभाव है और उसका जो लोगों को या अन्य देशों को, जो विकसित देशों को उपनिवेश बनाना, उसमें कमी करना, उनको रोकना। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया। देखो ये मैंने लिख भी रखा है कि जो 2 ध्रुवीयता हैं, 2 ध्रुवीयता का मतलब आपको कोई और देश दिमाग में लाना ही नहीं है, उसमें बस आपको लाना है सोवियत संघ और आपका अमेरिका, क्योंकि इसके मुकाबले टक्कर में कोई था ही नहीं। अब आता है इसमें लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत और शीत युद्ध के बीच में क्या स्थिति रही, क्या संबंध रहे, क्वेश्चन उठता है। तो भारत काफ़ी ज़्यादा चतुर था शुरू से ही, और अभी भी है। वो बात अलग है कि हमारे भारत के लोग ही खराब हैं। कहने का मतलब जो हमारे भारत के पोल को बाहर जाके रखते हैं, ये क्लेरिफाई आज तक नहीं हो पाया, तो इस पर ध्यान नहीं देना। अब क्या है कि भारत और शीत में सबसे पहले देखते हैं, ना तो भारत ने नकारात्मक रही, न ही निष्क्रियात्मक भारत। कहने का मतलब शीत युद्ध के दौरान भारत न तो अमेरिका के साथ मिला कंफर्म तरीके से, और न ही सोवियत संघ के साथ। भारत ने निष्क्रियता की भूमि निभाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जरूरत समय पड़ने पर वो अमेरिका के साथ हो जाता, और समय जरूरत पड़ने पर वो सोवियत संघ। मतलब एक परमानेंट अग्रीमेंट नहीं हुआ था, ताकि अगर सोवियत संघ को पता चल जाए कि भैया भारत अमेरिका के साथ है, तो ये भारत को सप्लाई करना बंद करेगा, भारत पर टॉर्चर करेगा, कहने का मतलब इसको हटा सकता है। तो वही सेम कंडीशन था आपका सोवियत संघ के साथ। भारत गुप्तचर की भांति 2 मानव शक्ति के बीच में तालमेल बैठाना चाहता था। कहने का मतलब फायदा किसका हो रहा था, गुटनिरपेक्ष देशों का। तो ये लोग सोच रहे थे, ये 5 नेता सोच रहे थे कि जितना ये लोग आपस में करीब होंगे उतना हमारा फायदा होगा। तीसरा क्या है, इनका मेन काम था कि 9 स्वतंत्र देश है, जो नए नए आज़ाद हुए कंट्री हैं, उनको आपस में एकजुट करना, और उनको जो विकसित कंट्री हैं, जो उनके खिलाफ क्या करते हैं, विरोध करवाते हैं, उनको अपना उपनिवेश बनाते हैं, उनको क्या करना, जागरूक करना। दोनों देशों के बीच में तालमेल, सॉरी ये दोबारा हो गया, माफ करिए। लास्ट पॉइंट है इसमें, गुटनिरपेक्षता के कारण भारत इन स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णायक फैसले ले। अगर गुटनिरपेक्ष नहीं आता तो भारत कभी स्वतंत्र रूप से फैसले ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भारत पर अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों का दबदबा होता। तो ये सोवियत संघ और महाशक्ति अमेरिका से छुटकारा पाने के लिए वरदान साबित हुआ, ये इन 5 कंट्री के लिए, जिसमें यहाँ के जो ये नेता हैं ये स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके। ये तो होता है चैप्टर खत्म, बिल्कुल डिट्टो जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बता दूं आप लोगों को, जो अलग से पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको कंफर्म होना जरूरी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पहली दुनिया का नाम से किसको जानते हैं, दूसरी किसको जानते हैं, तीसरी किसको जानते हैं। पहली दुनिया जानते थे यूएसए को, अमेरिका को। दूसरी हम किसको जानते थे, यूएसए से यानी सोवियत संघ। और तीसरा जो मैंने अभी जो मेन टॉपिक है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम नैम के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरी दुनिया इसको बोलते थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें चैप्टर ख़त्म होने से पहले आपको
ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दोबारा बता दूं मैं आप लोगों को। एक तो ये है कि 1972 में जो एक पॉलिसी आई थी अंकटाड के द्वारा, उसमें गरीबों देशों के लिए क्या क्या बात कही गई। 4 है कि उनकी पहुंच होगी प्राकृतिक संसाधन पर, दूसरा क्या है बाजारों तक पहुंच होगी, तीसरा क्या है जो सामान बाहर से मंगवाते हैं उसकी कीमत कम होगी, चौथा क्या है वो अपने निर्णय ले सकेंगे। और इसको नियो बोलते हैं बच्चे, ध्यान रखना आप लोग। और छोटी महाशक्ति या बड़ी महाशक्ति के साथ संबंध क्यों रखना चाहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यूबा क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया, शीत युद्ध तो ये सबको पता ही है। और ये आपको थोड़ा सा मैप बता दें, कम्युनिस्ट देश। और एक बात और बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया कि जितने भी विकसित कंट्री होते हैं, जो डेवलप्ड होते हैं, जो पश्चिमी देश होते हैं, उनकी विचारधारा लगभग क्या होती है, ऑलमोस्ट पूंजीवादी होती है। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी होती है। तो पूंजीवादी मतलब एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर बल दिया जाता है, जिसमें का मेन मकसद होता है निजी लाभ। ठीक है। अब भारत ने कौन सी पॉलिसी को अपना रखा है, मिक्स्ड इकोनॉमी को, मिश्रित अर्थव्यवस्था। साम्यवादी भी पूंजीवादी भी। साम्यवादी क्या है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के लोगों को, देश को एक साथ लेकर चलने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अब अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत, कि किस तरीके से शीत युद्ध की समाप्ति होती है। और आपका दो ध्रुवता का अंत में, दो ध्रुवता मतलब यूएसए और यूएसएसआर में से कौन खत्म होता है, तो आपका यूएसएसआर का पतन हो जाता है और अमेरिका जीत जाता है। ये है अगला टॉपिक। धन्यवाद, आशा करता हूँ पसंद आया होगा।